नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, पेजर जो ब्लास्ट हुआ था लेबनान में, अभी वहां पर केरल कनेक्शन की बातें चल रही हैं कि इसका केरल से कनेक्शन आ रहा है। एक्चुअली में केरल मूल का एक व्यक्ति है और कहा जा रहा है कि इसकी जो कंपनी है बुल्गारिया में, उस कंपनी के द्वारा यहाँ पर सप्लाई किया गया था पेजर और इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मामले की जो भी नई अपडेट्स हैं उनको भी हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। तो आपने देखा अभी 17 सितंबर में लेबनान में हिजबुल्लाह के जो उसके फाइटर्स हैं उनके 3000 पेजर्स एक साथ फटे। 3000 फटे और उनमें से 2800 के पास जो पेजर्स थे वो 2800 व्यक्ति घायल हुए हैं या उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई है। लगभग 18-20 के आसपास की मृत्यु भी हो गई है। आगे संख्या और बढ़ सकती है। तो ये सब लोग, बाकी लोग तो बिल्कुल एक तरफ से विकलांग हो गए, किसी की आंख फूट गई है, किसी का पेट फट गया है, मतलब बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं जो बचे हैं वो भी। तो पूरी दुनिया इसी बात को लेकर के चिंतित है कि यार ये एक साथ इतना बड़ा ब्लास्ट, मतलब कि बिना कोई हथियार उठाए एक सिंगल वहां से क्लिक करने पर, एक कमांड देने पर एक साथ इतने हिजबुल्लाह, वो भी टारगेटेड। मतलब आप सोचो, जो जो कमांडर्स के पास पेजर्स थे केवल वही वही फटे हैं। जो जो हिजबुल्लाह के लोगों के पास थे वही वही फटे हैं। बाकी के लोगों के पास जो पेजर्स थे वो नहीं फटे हैं वहां पर। तो इतना टारगेटेड, और आज तक के इतिहास में ऐसा कोई हमला, ऐसा कोई अटैक नहीं देखा गया था। पूरी दुनिया शौक है। अब सब लोग ये कयास लगाने, भैया ऐसा इजराइल किया कैसे? अब ऐसा तो नहीं है कि इजराइल जाकर के एक एक कमांडर का पेजर चुरा चुरा करके उसमें बम फिट किया होगा, उसके बाद जाकर के ब्लास्ट किया, ऐसा तो है नहीं। तो एक्चुअली में पहले पेजर को समझ लो। इस पर इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो दी थी, जब ये जानकारी आई थी तभी मैंने आपको अपडेट किया था। तो उसमें मैंने पेजर वगैरह के बारे में आपको बताया था, लेकिन मोटा मोटा एक बार फिर से समझ लेते हैं। पेजर दोस्तों एक छोटी सी डिवाइस होती है, कैलकुलेटर टाइप की, कुछ इस टाइप की ऐसे डिवाइस होती है। ये वॉइस मैसेज भेजने या फिर टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए काम आती है। भेजने और रिसीव करने के लिए, मतलब कि कम्युनिकेशन का साधन है। शुरुआत इसकी 1950 से हुई थी। 1950 में इसे डेवलप किया गया था, लेकिन 1980 आते आते इसका काफी ज्यादा यूज होने लगा था। लेकिन 1980s के बाद धीरे धीरे फोन आने शुरू हो गए, उसके बाद स्मार्टफोन आने शुरू हो गए, तो उसके बाद इसका काम लगभग खत्म हो गया। पूरी दुनिया में बहुत कम गिने चुने ऐसी जगह हैं, या हो सकता है कोई सैटेलाइट एरिया हो, रिमोट एरिया हो, वहां पर ऐसी जगह यूज किए जा रहे हैं, बाकी और जगह नहीं यूज किए जाते थे। लेकिन हिजबुल्लाह जो है, जो कि दोस्तों लेबनान में स्थित एक आतंकी संगठन है, जो कि इजराइल के ऊपर उत्तरी देश है एक लेबनान, वहां पर एक्टिव रहता है हिजबुल्लाह। तो उसको डर ये था, इजराइल जो है ये काफी एक्सपर्ट है साइबर सिक्योरिटी के मामले में, हैकिंग वगैरह के मामले में। तो उसको ये डर था कि अगर भैया हम लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे या कोई मोबाइल फोन यूज करेंगे तो उसको इजराइल की जो एजेंसीज हैं वो हैक कर लेंगी, और हैक कर लेंगे तो टारगेटेड निशाना भी बना सकती हैं, साथ ही साथ खुफिया जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी निकाल सकती हैं। इसके लिए, इसी वजह से हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं नसरुल्लाह, उन्होंने कुछ महीनों पहले आदेश दिया कि सब लोग पेजर का यूज करेंगे। पेजर यानी कि 1980 के दशक में जो खूब चला करता था, वो अगर रहेगा तो इसकी खास बात यह है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चलता है। जब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चलता है तो इसको ट्रैक करना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि जैसे आप घर में आपका रेडियो होता है, तो रेडियो में आप क्या, कोई भी होता है तो आप वो फ्रिक्वेंसी ट्यून कर लेते हो, उसके बाद वो कार्यक्रम, वो प्रोग्राम सुनते हो। अब इसमें कोई ट्रैक थोड़ी ना कर सकता है कि आप कहाँ पर रख करके रेडियो चला रहे हो। लेकिन मोबाइल फोन जो होता है वो जीपीएस से कनेक्ट होता है, टावर से कनेक्ट होता है, तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी से चलने की वजह से इसको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से यहाँ हिजबुल्लाह यूज करता था, और इसके लिए हिजबुल्लाह ने इसको बड़ी मात्रा में ऑर्डर दिए थे। 5000 की संख्या में पेजर्स ऑर्डर दिए थे, और जो वो ऑर्डर था, अब वो किस कंपनी का था यही संशय बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पर ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से यूज होने की वजह से हिजबुल्लाह सोच रहा था कि हम बच जाएंगे, लेकिन इजराइल निकला और एडवांस। इजराइल ने इन पेजर्स को लेकर के भी इसमें एडवांस सेटिंग कर रखी थी। इजराइल ने इन पेजर्स में दोस्तों 30-30 ग्राम यूज कर दिए थे पीईटीएन। पीईटीएन एक विस्फोटक होता है, काफी शक्तिशाली विस्फोटक होता है। आप सोच लो इतना कि मात्र 25 से 30 ग्राम का ये पीईटीएन जो लगा था, वो ना जाने कितनों की आंखें फोड़ चुका है, ना जाने कितनों के पेट के अंग निकाल दिया है। ठीक है, तो ये इतना शक्तिशाली है, ये मात्र 25 से 30 ग्राम। तो ये झटके और गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है। अगर इसको कोई झटका मिलता है, बड़ा झटका, या फिर कोई गर्मी मिलती है, टेम्परेचर इसका बढ़ता है, तब ये विस्फोट हो जाता है। अब इजराइल ने क्या किया? इजराइल का मकसद देखो सिर्फ मारना नहीं था। अगर सिर्फ नुकसान पहुंचाना होता तो वो पेट वगैरह में नुकसान पहुंचा के काम कर सकता था। इजराइल का काम था जलील भी करना, है ना। तो इजराइल ने क्या किया, इसमें इसमें बीप भी टाइप का या अलार्म बजने का भी कुछ ऑप्शन लगाया था। जब उधर से सिक्योरिटी मैसेज भेजा, उधर से कमांड भेजा, तो ये बीप करने लगा डिवाइस।
बीप करने लगा तो बहुत सारे लोग निकाल निकाल करके उसका सोचे कोई मैसेज है उसको चेक करने लगे डिवाइस, और चेक करने की वजह से ना जाने कितनों की आंखें फूट गई। ठीक है, मतलब कि वो आंखें फोड़ करके अंधा बनाना चाहता था इजराइल, की अंधे बन जाएंगे तो जिंदगी भर उनको पछतावा होगा कि वो किसके लिए काम करते थे। फिलहाल तो और जो लोग नहीं निकाल पाए थे उनका पेट ही फट गया। और देखो 2800 लोग, 3000 के आसपास में विस्फोट हुआ था, जिसमें से 2800 लोग जो है वो घायल हुए हैं। मतलब 200 लोग वही बचे हुए हैं जो उस टाइम पर डिवाइस के पास नहीं थे। हो सकता है कोई बाथरूम वगैरह गया हो या कोई कहीं और रखा हुआ हो, सो रहा हो, तो इन सब की वजह से वो 200 लोग बच गए। हालांकि फटा ये भी पेजर, एक्यूरेसी पूरा 100% होती है हमेशा इसराइल वालों की। खैर, यहाँ पर बात ये की गई, निकल करके आई कि ये इसराइल की यूनिट 8200 के द्वारा ये किया गया। यूनिट 8200 दोस्तों उसकी मिलिट्री का ही एक विंग है इसराइल की, मोसाद नहीं है। मोसाद जो है ये खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, और यूनिट 82 ये मिलिट्री की स्पेशल विंग है। तो इसके द्वारा ये अंजाम दिया गया और इसकी तैयारी वो बहुत पहले से ही करके रखा था इसराइल। इसराइल सिर्फ अगर पेजर में ही किया होता तो पेजर से आराम से पता चल जाता। हिजबुल्लाह इसलिए शौक है क्योंकि एक दिन तो पेजर फटा, उसका जनाजा ही निकाल रहे थे अपने लोगों का अगले दिन, कि वहां पर पता लगा कि रेडियो डिवाइसेस जो हैं उनके वॉकी टॉकी जो हैं ये भी फटना शुरू हो गए, सोलर पैनल फटने शुरू हो गए। मतलब बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस जो हैं, जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं वो फटना शुरू हो गई। हिजबुल्लाह बिल्कुल शौक में है कि यार बचे तो कहाँ कहाँ से बचे। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी जहां पर लोग मीम्स वगैरह बना रहे हैं कि ले जा करके उन लोगों के पास बस केवल लेबनान में कोई डिवाइस ऐसे लटका करके दिखा दे रहे हैं, वो उठ के भाग रहा है। इतना डर, इतना खौफ बन गया है। आप खुद ही सोचो कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे ये घड़ी है, अब आपको पता नहीं कि घड़ी में बम है कि नहीं है, तो आपको डर तो हो ही जाएगा जब आप देखो कि घर में सोलर पैनल दग रहा है, उसके बाद पता लग रहा है बायोमेट्रिक डिवाइसेस दग रही हैं, उसके बाद आपका वॉकी टॉकी दग रहा है, कुछ भी कहीं पर भी विस्फोट हो रहा है, तो जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उन सब से आपको डर लगने लगेगा। कुछ ऐसा ही हालत है आज लेबनान में, खास करके हिजबुल्लाह के लिए जो काम करते हैं या कभी ना कभी उससे लिंक रहे हैं उनकी। अब बात पता लगाई जा रही है कि यार इतनी ज्यादा मात्रा में डिवाइस में इंस्टॉल कैसे किया इसराइल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसराइल जब डिवाइस सबके पास आ गई तो वहां एक एक के पास जाकर के इंस्टॉल किए, प्लांट किए, तो ऐसा तो है नहीं। तो हो सकता है सप्लाई चेन के दौरान ही किया हो प्लांट। तो सप्लाई चेन यानी कि कहाँ से आई, कहाँ पर बनी किस कंपनी, इसका पता लगाया जाना शुरू हुआ। तो यहाँ पर शक गया पहले ताइवान के पास, क्योंकि ताइवान की कंपनी है अपोलो गोल्ड, उसके द्वारा पेजर्स बनाए गए थे, ऐसी खबरें आई। अपोलो गोल्ड से जब कांटेक्ट किया गया तो वहां पर अपोलो गोल्ड ने ये कह दिया, साफ कह दिया कि भाई ये जो लेबनान में ब्लास्ट हुए हैं पेजर्स में ना, ये हमारे वाले नहीं है, हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है। ताइवान की कंपनी ने साफ मना कर दिया। ताइवान ने कहा कि हम हंगरी से हम तो वो करवाते हैं, सप्लाई करवाते हैं, हमारा तो नाम है केवल, बाकी तो मतलब हमारा तो नाम लिखा गया है, बाकी प्रोडक्शन तो हंगरी में होता है। अब हंगरी के पास जाया गया, वहां पर पता चला कि वहां पर एक सीईओ है, एक लेडी है, नाम है इनका क्रिस्टियानो बारसोनी। तो क्रिस्टियानो बारसोनी जो है ये बीएसी कंसल्टिंग में सीईओ हैं। ये कंपनी काम करती थी मतलब अपोलो गोल्ड के लिए और उसका प्रोडक्शन करती थी। शक इन पर इसलिए भी गया क्योंकि ये जो मोहतरमा है ये 7 लैंग्वेज की जानकार है, 7 भाषाएं जानती हैं फर्राटा एकदम। तो इन पर शक गया कि हो सकता है मोसाद की एजेंट हो ये, है ना, क्योंकि उन लोग को एक्सपर्ट किया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी और भी बहुत सारी एक्टिविटी इनको दिखी। तो एकमात्र लिंक यही पाया जा रहा था कि हो सकता है यही जो सीईओ है यही कुछ बीच में ऐसा मीडिएटर का काम की होंगी। लेकिन जब और डिटेल्स जानकारी निकाली गई तो ये पता चला कि भाई इनको भी हंगरी ने क्लीन चिट दे दिया कि इनका भी संबंध नहीं है। अब और ऐसे इन्वेस्टिगेशन करते करते बात पहुंची केरल मूल के एक व्यक्ति के पास। इन पर शक गया। इनकी एक कंपनी है, ये भारतीय मूल के हैं, केरल के रहने वाले निवासी थे और आगे चल करके नार्वे में बस गए। तो नार्वे में रहने वाले हैं, इनका नाम है दोस्तों रिंसन जोस। रिंसन जोस जो हैं ये बुल्गारिया में एक कंपनी चलाते हैं, उस कंपनी के मालिक हैं। तो इस कंपनी का नाम यहाँ पर है नाटा ग्लोबल लिमिटेड। एक्चुअली में राउटर्स नाम की एक वेबसाइट है, न्यूज एजेंसी है, उसके द्वारा ये खबरें छापी गई कि नाटा ग्लोबल लिमिटेड जो है इसका लिंक हो सकता है, जिसके मालिक दोस्तों ये हैं रिंसन जोस और इनका लिंक है केरल से। तो राउटर्स ने कहा कि नाटा ग्लोबल के मालिक से ये बात करने की कोशिश की है ईमेल से, लेकिन अभी तक ईमेल का कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि बुल्गारिया की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है इसने इनको क्लीन चिट दे दिया। इसने कहा कि इनका कोई इससे लिंक नहीं है, नाटा ग्लोबल जो है इसका कोई शिपमेंट ही वहां पर अभी नहीं गया है, तो इनका कोई लिंक उस मामले से नहीं हो सकता है। इसके अलावा भारत में जब पुलिस इनके घर पर गई, हालांकि अभी ऑफिशियल पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया लेकिन वैसे गई पूछताछ करने के लिए, तो पता चला घर पर कि पिछले कुछ दिनों से, वैसे तो ये लगातार लड़का अपने माता पिता से बात करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी बातचीत नहीं हुई है, ये मामला निकल करके आया, ये बातें वहां पर अभी पता चली है। फिलहाल
अब और आगे टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी न्यूज के मुताबिक बताया गया इनके बारे में डिटेल कि ये एमबीए करने के बाद नॉर्वे चले गए थे। आखिरी बार नवंबर 2023 में ये अपने गांव आए थे और नॉर्वे में ही कंसल्टिंग फर्म ये चलाते थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से इनसे कोई बात नहीं हो पाई है, इनकी पिता का ये कहना है। अच्छा, अब अभी भी ये शक के दायरे में है क्योंकि अभी भी ये कोई कांटेक्ट में नहीं है। दूसरा, बताया जा रहा है कि ये अमेरिका में अभी हो सकते हैं और ये हो सकता है जो नाटा ग्लोबल है ये इजराइल की ही एक सेल कंपनी हो। सेल कंपनी क्या होती है? देखो, सेल कंपनी दोस्तों एक प्रकार की कह सकते हो आप कि फ्रॉड कंपनी होती है कि कागजों में तो उनका उल्लेख रहता है लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका कोई जिक्र मिलता नहीं है। आप ढूंढने जाओगे तो हेडक्वार्टर पता लगेगा, कोई किराए पर लिया हुआ एक छोटा सा रूम मिलेगा, वहां पर बोर्ड वगैरह खड़ा किया गया है लेकिन वहां कोई काम करने वाला नहीं है। तो सेल कंपनियां ऐसी होती हैं, इसका इसलिए यूज किया जाता है इलीगल एक्टिविटीज में, जैसे कि अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके दिखाना हो। आप दिखा दो कि सिंगापुर से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिससे बाकी की जो इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट हो सके, कहेंगे अरे भाई सिंगापुर की कंपनी ने किया है तो हम भी इन्वेस्ट कर दें, है ना। ऐसा बहुत सारा मामला देखने को मिलता है। लेकिन जब आप सिंगापुर में जाकर देखोगे तो पता लगेगा कि वो कंपनी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सिर्फ कागजों में ही उसका नाम है। तो ऐसी कंपनियां जो होती हैं ये सेल कंपनियां होती हैं और ऐसी कंपनी ही ये थी, इनकी वाली नाटा ग्लोबल, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि बुल्गारिया इससे इनकार कर रही है, तो कुल मिलाकर के ताइवान ने भी मना कर दिया, बुल्गारिया ने भी मना कर दिया, ये सब अब मना कर दिए। तो अब हिजबुल्ला जो है बिल्कुल परेशान है कि यार ये आया कहाँ से, ये इतने पेजर्स में एक साथ कहाँ से कैसे कर दिया इसराइल ने। अभी भी ये संशय का विषय है। और दूसरी बात, पेजर ही हो तब भी सही, हर चीज जो फट रही है अब और क्या क्या फट सकता है इसके लिए भी संशय बना हुआ है। तो इस पर जो भी आगे अपडेट आएगा उसको तुम्हें बताऊंगा। आपको क्या लगता है कहाँ पर ये चीजें होती है? देखो, शुरुआत में तो लगा बहुत तेजी से कि अरे यार जान गए ताइवान वाले दिए थे, वहीं ताइवान से इंस्टॉल किया होगा। लेकिन जब तह तक जाना शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, पूछताछ हुई, ताइवान ने मना कर दिया। जब अपोलो गोल्ड से पूछताछ हुई तो उसने मना कर दिया। मतलब जब तह तक जाया जा रहा है तो उतनी ही गुत्थी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है किस कंपनी का या कहां से ये बन करके आया होगा, कहां से इंस्टॉल किया गया होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।